नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट्स। जैसा कि पूरे विश्व में निगाहें दो देशों पर टिकी हुई हैं, एक देश है ईरान और दूसरा है इज़राइल। और उधर से G7 का समिट भी चल रहा है। तो जो देश सबसे ज़्यादा निगाहों में है वो है अमेरिका। और अमेरिका में भी जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन पर निगाहें काफ़ी पैनी हैं पूरे विश्व की। और ख़ास तौर से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब वहाँ गए हैं भाग लेने के लिए। अंतिम समय में उन्हें कनाडा से निमंत्रण मिला और उन पर भी निगाहें, क्या उनकी मुलाकात होगी ट्रंप साहब से या नहीं होगी। और उसमें ट्रंप साहब आज G7 को छोड़कर अमेरिका वापस लौट गए हैं। उसका कारण है कि ईरान ने इज़राइल के मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला किया है। मोसाद जो कि इज़राइल की खुफिया एजेंसी है, उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया। मिलिट्री इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को उन्होंने निशाना बनाया। इज़राइल ने ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर को मार दिया। अब ये तेहरान, तेल अवीव, अब इन पर सब ये बातचीत हो रही है कि तेहरान खाली कर दो। इज़राइल की राजधानी तेल अवीव के हर्जिलिया टाउन में स्थित मोसाद हेडक्वार्टर पर ईरानी हमले के बाद धुआं उठता हुआ दिखाई दिया है। बहुत ही डेंजरस और ख़तरनाक परिस्थिति में पूरा विश्व गुजर रहा है। इज़राइल और ईरान के बीच में 5वें दिन भी संघर्ष जारी है। ईरान ने मंगलवार यानी आज तेल अवीव में इज़राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हवाई हमला बोल दिया। इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस से खुफिया एजेंसी अमन की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया। इजरायली हमले में, हवाई हमले में ईरान के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल अली शादमनी, जो कि आयतुल्लाह खुमैनी साहब के राइट हैंड थे, उनको भी अपनी शहादत देनी पड़ गई, यानी उनकी मौत हो गई। अब ईरान की खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर यानी सैन्य आपात कमान के हेड थे। उन्होंने 4 दिन पहले ही यह पद संभाला था और इजराइल ने उनको निशाना बना दिया। 13 जून को इजरायली हमले में मारे गए मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की जगह उनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी। राशिद की मौत पिछले शुक्रवार को हुई थी, आज मंगलवार है। इजरायली हमलों में अब तक 224 ईरानी नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि 1481 लोग घायल हुए हैं। वहीं इजराइल में अब तक 24 लोग मारे गए हैं और 600 से ज़्यादा लोग घायल हैं। अब इसमें जो लोग मारे जा चुके हैं उनमें मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी, ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ, सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खमैनी के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य अधिकारी जनरल हुसैन सलामी, ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स के कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजी जादे, ये IRGC की एरोस्पेस फोर्स के प्रमुख जनरल गुलाम अली राशिद, ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर और खत्म उन अनविदा हेडक्वार्टर के प्रमुख जनरल गुलाब रेज़ा मेहराबी, ये सेनाओं के जनरल स्टाफ में खुफिया विभाग के डिप्टी हेड थे।
जनरल मेहदी रब्बानी सशस्त्र बलों की जनरल स्टाफ में ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के डिप्टी हेड थे, और मोहम्मद काजमी ये आरजीसी के खुफिया संगठन के चीफ, देश की सुरक्षा तय करना और इस्लामी नियमों का पालन करवाना इनका काम था। मेजर जनरल अली शादमनी ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर और खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर के चीफ थे। अब ये इतने प्रमुख लोग जब जद में आ जाते हैं, घेरे में आ जाते हैं, और एक फुटेज भी सामने आया है इजराइल ईरान के संघर्ष के जो फुटेज हैं, उसमें एक महिला जो है, इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के नेशनल टीवी के ऑफिस पर भी बमबारी की है, जिसके बाद एंकर स्टूडियो से भागती हुई नजर आई हैं। और इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर ईरान के हमले के बाद काम कर रही रेस्क्यू टीम ने ये 16 जून की एक तस्वीर जो है वो शेयर की है। इजराइल के पेटा टिकावा में ईरान का मिसाइल हमला हुआ है, फुटेज 16 जून की है। इजराइल के ब्रेई ब्राक में ईरानी हमले के बाद ली गई तस्वीरें भी हैं। इजराइल के साथ युद्ध की आशंका के चलते बड़ी संख्या में लोग ईरान की राजधानी तेहरान से बाहर जा रहे हैं, और इजराइल ईरान के संघर्ष में पिछले 4 दिनों में, जैसे कि 13 जून में हुआ, इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया, ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला किया। इजरायली ऑपरेशन में ईरान के 14 वैज्ञानिक, 20 से ज़्यादा मिलिट्री कमांडर मारे गए। ईरान ने पलटवार किया, इसे 2 प्रॉमिस 3 नाम दिया, सैकड़ों मिसाइलें दाग दी। इजरायली पीएम नेतन्याहू को सीक्रेट जगह शिफ्ट किया गया। ट्रंप बोले ईरान के पास अभी भी समझौता करने का वक्त है। और 14 जून को ईरान ने इजरायली रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया। इजरायली हमलों में 9 ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इजराइल एयर स्ट्राइक में टॉप 6 ईरानी मिलिट्री जनरल मारे गए। ईरान ने 3 इजरायली F-35 फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर वार्ता रद्द हो गई। और 15 जून को इजराइल का ईरानी के 3 तेल गैस ठिकानों पर हमला हुआ। ईरान ने मुस्लिम देशों के एक होने की अपील की। ईरान ने मोसाद से जुड़े होने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इजराइल ने ईरानी रक्षा मंत्रालय पर हमला किया। ईरानी हमलों में हाइफा की रिफाइनरी सेंटर को भी नुकसान पहुंचाया गया। 16 जून को ईरान का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ। 8 मरे, 200 से ज़्यादा घायल हो गए। ईरान के विदेश मंत्रालय पर इजराइल का हमला हुआ। ईरान ने इजरायली का एक और F-35 गिराने का दावा ठोक दिया है। अब इसमें आप देखें कि इजराइल ईरान संघर्ष में जो पल पल घटनाक्रम बदलता जा रहा है, उसमें क्या से क्या हो रहा है, देखने वाली बात ये होगी। और इसके अंदर जो रिपोर्ट है वो काफ़ी लंबी चौड़ी है। अब इसमें ईरान ने बोला है कि मोसाद पर नई मिसाइल दागी, इसका पता लगाना मुश्किल है। ईरान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इसने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हवाई हमले के लिए नई मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। कोई भी डिफेंस सिस्टम इसका पता नहीं लगा सकता। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल रेजा तलाई निक ने कहा है कि आज के हमले में हमने ऐसी मिसाइलें तैनात की हैं जिन्हें ट्रैक या इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए यह इजराइल के कई लेयर वाले डिफेंस सिस्टम को भी भेदने में सफल हैं। रेजा तलाई निक ने कहा है कि इजराइल के लिए यह हमला किसी सरप्राइज से कम नहीं था, वह आगे भी ऐसे और हमले देखेगा। अब इसमें इजरायली राजदूत बोले हैं कूटनीतिक समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। भारत में इजरायली राजदूत ड्र्यू आज़ार ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हम कूटनीतिक समाधान निकालने में सफल होते हैं तो बेहतर होगा।
और इजरायली राजदूत ने दो सवाल जो हैं उसके जवाब में कहा है कि इजराइल का अंतिम लक्ष्य क्या है, क्या वह ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी को ख़त्म करना चाहता है और इसमें कितना समय लगेगा। उन्होंने जवाब दिया कि हमें नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा, इसमें हफ्ते लग सकते हैं। अगर हम कूटनीतिक समाधान तक पहुंचने में भी सफल हो जाएं तो ये ठीक होगा। और संघर्ष के पहले दिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहता है, अगर इजराइल खोमेनी को हटा देता है तो आगे की क्या प्लानिंग होगी। उन्होंने कहा कि इजराइल एक मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है, इजराइल के पास अपने किसी भी पड़ोसी देश का भविष्य निर्धारित करने की नीति है। हम चाहेंगे कि ईरान में तानाशाही से लोकतांत्रिक सरकार बने, हमें बदलाव देखकर खुशी होगी। इजराइल ईरान के लोगों को अपनी नीति बदलने के लिए प्रोत्साहित करता है, हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हम ऐसे किसी भी योजना की प्लानिंग कर रहे हैं। अब ट्रंप साहब बोले हैं कि ईरानी परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश की खुफिया एजेंसी के उस दावे को खारिज कर देते हैं जिसमें कहा गया था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा। दरअसल मार्च में ट्रंप की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने कहा था कि अमेरिका खुफिया विभाग के आंकलन से पता चलता है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा। ट्रंप ने गबार्ड की बातों को नकारते हुए कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता किसने क्या कहा, मुझे लगता है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब था। हालांकि CNN ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिका खुफिया आंकलन से जुड़े 4 लोगों ने कहा है कि ईरान न सिर्फ परमाणु हथियार बनाने की 3 साल दूर है, बल्कि वह इसके लिए बहुत कोशिश भी नहीं कर रहा। अब परमाणु एजेंसी बोली है कि ईरान के नातांज न्यूक्लियर साइट को नुकसान पहुंचा। इंटरनेशनल ऑटोमेटिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने बताया कि इजरायली हमले से ईरान के नातांज न्यूक्लियर साइट के अंडरग्राउंड हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है। और एक्स पर पोस्ट पे लिखा है उन्होंने, सैटेलाइट की तस्वीरें के एनालिसिस से पता चलता है कि नातांज में अंडरग्राउंड हॉल पर प्रभाव पड़ा है। इस्फहान और फोर्डो की पहले और अब की तस्वीरों में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। ईरान के 3 न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड रिएक्टर फ्यूल और परमाणु हथियारों के लिए यूरेनियम मेटल बनाता है। फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट जो है 2200 सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल कर यूरेनियम को 60% तक एनरिच करता है। और बुशाहर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो ईरान का एकमात्र चालू न्यूक्लियर पावर प्लांट है, रूसी ईंधन से चलता है। और नातांज एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स जो है वो 14000 सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल कर यूरेनियम को 60% तक एनरिच करता है। अब इसमें फ्यूल प्रोडक्शन, यूरेनियम से फ्यूल बनाया जाता है। रिसर्च संस्थान न्यूक्लियर रिसर्च होती है। रिसर्च रिएक्टर इनका इस्तेमाल रिसर्च के लिए होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ बिजली पैदा होती है। और नातांज में इजराइल का हमला हुआ है। इजराइल ईरान में कौन सी किस पर कितना भारी, अब देखने वाली बात यह है, दोनों के तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता है कि मिलिट्री पावर किसके पास कितनी है। थल सेना की ताकत ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ताकतवर मिलिट्री की लिस्ट में इजराइल 15वें और ईरान 16वें नंबर पर है। आगे पीछे हैं दोनों। इस रैंकिंग में 60 अलग अलग पैरामीटर्स पर देशों की ताकत को परखा जाता है। जैसे एक्टिव फोर्स ईरान के पास 6,10,000 और इजराइल के पास 1,70,000। रिजर्व फोर्स 3,50,000 ईरान के पास और इजराइल के पास 4,65,000। बख्तरबंद गाड़ियाँ 65,800 और इजराइल के पास 35,900। टैंक 1713 ईरान के पास और 1300 टैंक इजराइल के पास। आर्टिलरी जो है वो 3,405 ईरान के पास और 1100 इजराइल के पास। एयरफोर्स की ताकत अगर देखें
तो कुल एयरक्राफ्ट 551 हैं ईरान के पास और 611 इजराइल के पास हैं। फाइटर जेट 188 ईरान के पास हैं। फाइटर जेट 240 इजराइल के पास हैं। अटैक हेलीकॉप्टर 13 हैं। अटैक हेलीकॉप्टर इजराइल के पास 48 हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 87 ईरान के पास हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 13 हैं इजराइल के पास और पनडुब्बियाँ ईरान के पास 25 हैं, इजराइल के पास 5 हैं। फ्रिगेट युद्धपोत जो हैं वो 7 हैं और इजराइल के पास एक भी नहीं है। ईरान के हथियार ज़्यादा लेकिन इजराइल के पास टेक्नोलॉजी, ईरान के पास पुराने मॉडल के T-72 जुल्फिकार और करार जैसे सोवियत और स्वदेशी टैंक और BMP-1 जैसे बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इनकी टेक्नोलॉजी पुरानी है। इजराइल के पास MK, IV, M4, शेरमन, M22, लोकेस्ट जैसे टैंक्स हैं जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड टैंकों में शुमार है। यह टैंक सटीक निशाना और मजबूत डिफेंस के लिए मशहूर हैं। इसके अलावा नामार और ईतान जैसे एडवांस्ड बख्तरबंद वाहन हैं। अब इसमें इजराइल के जेट्स जो हैं वो एडवांस्ड हैं। ईरान के पास ड्रोन्स हैं। ईरान के पास MiG-29, MiG-29 है, F4 है, फैंटम है, F-14 है, टॉमकैट जैसे 188 फाइटर जेट्स हैं। ज़्यादातर 79 से पहले के हैं और पुराने हो चुके हैं। हालांकि ईरान के खेमे में शाहिद 136 और मोहजार 6 जैसे सस्ते और प्रभावी ड्रोन्स हैं। इजराइल के पास F-15, F-16, F-35 जैसे फाइटर जेट्स हैं। इजराइल की वायुसेना छोटी जरूर है लेकिन एडवांस्ड है और सटीक हमले करने में माहिर है। ड्रोन्स के मामले में इजराइल के पास हेरॉन और हमास जैसी ड्रोन्स हैं। तो ये जो इजराइल में मोसाद, अमन सहित 3 प्रमुख खुफिया एजेंसी हैं जो काम करती हैं। मोसाद जो है वो इजराइल की विदेश में काम करने वाली खुफिया एजेंसी है। शिन बेट जो है वो इजराइल और फिलिस्तीन के कब्जे वाले इलाके में है। अमन जो है वो इजराइल की सेना IDF की खुफिया शाखा है और इनका मेन काम है मोसाद देशों में जासूसी और दुश्मन देशों में खुफिया मिशन चलाना। शिन बेट में आतंकी हमलों की रोकथाम के लिए देश के अंदर निगरानी, गिरफ्तारी और पूछताछ करना। अमन में दुश्मन सेनाओं और हथियारों की जानकारी जुटाकर सेना की मदद करना। काम का तरीका है मोसाद का जासूसी, साइबर हमले, ह्यूमन इंटेलिजेंस और शिन बेट निगरानी, गिरफ्तारियां, पूछताछ और मुखबिरों का नेटवर्क तैयार करना। अमन का सैटेलाइट सिग्नल इंटरसेप्ट यूनिट 8200 जैसी साइबर इकाइयां हैं, किसी से रिपोर्ट करती हैं। मोसाद जो है प्रधानमंत्री और तीनों ही प्रधानमंत्री को करती हैं। अमन जो है वो सेना प्रमुख को करती है। ईरान संघर्ष में रोल क्या है? जून 2025 में ईरान ने ड्रोन अटैक और हथियारों की तस्करी, शिन बेट ने ईरान के लिए जासूसी कर रहे 2 इजरायली नागरिकों की गिरफ्तारी की। अमन ने यूनिट 8200 के जरिए साइबर ऑपरेशन और सैन्य हमलों के लिए खुफिया सहयोग किया। तो ये थी हमारी प्रस्तुति आपके लिए। आपको ये सारी डिटेल जो हमने दी है ये ऑथेंटिक सोर्स से दी है। आपको ये जानकारी कैसी लगती है, इसी के साथ आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य बताएं। और अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगती है तो अपने यार दोस्तों, सज्जन मित्रों के साथ, रिश्तेदारों, मोहल्ले वाले लोगों के साथ आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें हौसला और हिम्मत देता है और हमें लगता है ये हमारी मेहनत की जो हमें फल मिलना चाहिए या इनाम मिलना चाहिए उस रूप में हम इसको ग्रहण भी करते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।